सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इवन लैम्प्स हैव टीथ के बारे में। ये कहानी है दो लड़कियों की जिन्हें कुछ लोग किडनैप करते हैं। उसके बाद हर रोज नए लोग आकर के उनका फायदा उठाते हैं और उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनका नाम है केटी और सलोन। ये दोनों अभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इन्हें एक फार्म पे नौकरी मिली है 1 महीने के लिए, जिससे ये लोग बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। इन्हें पैसे इसलिए चाहिए ताकि न्यूयॉर्क में जाने के बाद ये लोग अच्छे से शॉपिंग कर सके। ये लोग इसी बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। मगर फार्म से जाने से पहले केटी आती है अपने अंकल के पास, जिसका नाम है जेसन। जेसन एक पुलिस वाला है। ये लोग रात भर उसके ही घर पे रुकते हैं। रात में सलोन कहती है कि अब हम शहर जा रहे हैं, वहाँ पर हमें अपने नाम को बदल लेना चाहिए। ये लोग अपने लिए नए नए नाम चुनते हैं और तैयार हो जाते हैं कि अगले दिन अब इन्हें टाउन जाना है। वो लोग अभी जेसन के घर में ही है। जेसन इन्हें बधाइयाँ देता है और सुबह सुबह छोड़ने जाता है एक बस स्टॉप पे। वहाँ जाने के बाद कहता है कि अब तुम लोग शहर की तरफ जा रहे हो। शहर बहुत ही खतरनाक होता है, वहाँ पर बहुत ही बुरे लोग होते हैं। तुम दोनों को संभल करके रहना पड़ेगा। तुम दोनों मुझे रोज के रोज मैसेज भेजोगे और मैसेज के बीच में एक कोड वर्ड होगा और वो कोड वर्ड हर रोज चेंज होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा संदेश खत्म हो जाए अंत में एक कोड वर्ड लिख देना और आज का कोड वर्ड है एप्पल। कल इसको बदल लेना। अगर तुमने कोड वर्ड नहीं लिखा या कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग मुसीबत में हो। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर कुछ लड़के हैं। वो घूर के देख रहे होते हैं इन दोनों लड़की, मगर जेसन को देखने के बाद वो आगे चले जाते हैं। जेसन भी इन दोनों को यहाँ से छोड़ करके निकल जाता है। तब इन्हें पता लगता है कि बस को आने में अभी 1 घंटा है। तभी अंदर चले जाते हैं कैफे में। अब उन लड़कों को पता है कि इन लड़कियों के साथ कोई भी नहीं है। तब वो भी चले आते हैं कैफे के अंदर और बड़े ही प्यार से बात करने लगते हैं इन दोनों लड़कियों से। इन्हें पता नहीं है कि इनके मन में क्या है। वो थोड़ी देर तक इनके साथ टेबल पे बैठते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों भाई हैं। एक लड़के का नाम है जेड और एक का नाम है लूकस। जब वो इन दोनों से नाम पूछते हैं तब ये दोनों अपने गलत नाम बताते हैं, असली नाम नहीं बताते। थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़के कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब वो बताते हैं फार्म के बारे में, कि शहर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों कहते हैं कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। इन चीजों को सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां खुश हो जाती। सलोन को थोड़ी देर के लिए शक होता है, मगर केटी उसे मना लेती है और कहती है कि अब हम बस से बच जाएंगे और आराम से पहुंच जाएंगे टाइम से। जब ये दोनों लड़के बाहर आते हैं तब ये लोग भी उनके पीछे पीछे चली आती हैं और बैठ जाती हैं उनकी गाड़ी। ये लोग कार चलाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद केटी देखती है कि फार्म पीछे छूट गया है। जेड ने वहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी। तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो परेशान होने लगती है और जेड से कहती है कि हम कहीं और जा रहे हैं। वो कहता है कि हाँ। तब ये लोग डरने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कार को रोकता है घर के सामने। तब ये लोग पूछते हैं कि ये किसका घर है। वो कहता है कि हमारा घर, और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी इस घर से एक महिला बाहर आ रही है, जिसे देखने के बाद ये लड़कियां शांत हो जाती हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो महिला इनसे कहती है कि तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, पहले चाय तो पी लो। तभी दोनों खुश होकर के घर के अंदर चले आते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग एक परिवार के साथ हैं। जब ये लोग चाय पी ही रहे होते हैं तभी जेसन का मैसेज आता है केटी के पास। केटी उसे मैसेज करती है कि सब कुछ ठीक है और अंत में कोडवर्ड भी लिखती है एप्पल और फोन रख देती है। फिर ये लोग चाय पीते हैं और पाई भी खाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेड और लुकस भी इस कमरे में आ चुके हैं और उनकी जो आंट है वो भी बड़े ही ध्यान से इन दोनों लड़कियों को देख रही है। अब धीरे धीरे इन्हें दिखना बंद होने लगता है। सारी चीजें धुंधली हो रही है। तब इन्हें समझ में आता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। ये लोग सही नहीं है। वो लोग घर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूरी पे पहुंचते हैं जेड और लुकस भी उनके पीछे भागते हैं। ये लड़कियां ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और बेहोश होकर के गिर जाती हैं नीचे जमीन पे। तब वो दोनों लड़के उन्हें उठाते हैं और वापस लेकर के चले आते हैं घर के अंदर। थोड़े समय के बाद हम 2 कंटेनर्स को देखते हैं जिसके अंदर इन दोनों लड़कियों को बांध करके रखा गया है। थोड़ी देर के बाद केटी को होश आता है। तब वो आती है कंटेनर से बाहर। सलोन भी बाहर आती है। वो लोग देखते हैं कि उनके कपड़े उतरे हुए हैं और उनके हाथों को जंजीरों से बांधा गया है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी वो सामने से देखते हैं कि जेड आ रहा है। जेड के हाथ में एक बंदूक है। वो इन्हें बंदूक दिखा करके कहता है कि अब से यही तुम लोगों का घर है। तुम्हें छोटी छोटी चीजें ही मिलेंगी जिससे तुम लोग सिर्फ जिंदा रह सको। मैं तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े लेकर के आया हूँ। कंटेनर के अंदर एक बिस्तर है और टॉयलेट है। तुम लोग यहीं रहोगे और हम तुम्हें रोज ला करके थोड़ा थोड़ा खाना देंगे जिससे तुम लोग जिंदा रह सको। अगर तुम लोगों ने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और यहाँ पर तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। इतना कहने के बाद वो इन्हें डरा करके चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जेड और लुकस का बॉस आता है जिसका नाम है बोरिस और इन दोनों लड़कियों से पूछना शुरू कर देता है कि और किसको किसको पता है कि तुम लोग घर से बाहर आए हो और यहाँ हो। वो इनका फोन चेक करना शुरू कर देता है। फोन चेक करने के बाद उसे जेसन का संदेश मिलता है। जेसन इनसे पूछ रहा है कि ये लोग कहाँ पर है। वो देखता है कि केटी ने उसे रिप्लाई भी किया है। यहाँ पर बोरिस को इन दोनों के असली नाम पता लग जाते हैं। तब वो गुस्सा होने लगता है जेड पे और लुकस पे कि इन लड़कियों ने उसे बेवकूफ बनाया। वो जब जेसन के संदेश को पढ़ रहा होता है तब उसे एप्पल नजर आता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वो इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुमने एप्पल क्यों लिखा है। तब वो कहती है क्योंकि ये कोड वर्ड है। फिर वो इन्हें डराता है और कहता है कि बताओ मैं क्या रिप्लाई करूँ कि ये तुम्हारे पीछे ना आए। केटी कहती है कि तुम्हें एप्पल ही
नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि यही कोड वर्ड है। इन बातों को सुनने के बाद बोरिस लिख देता है कि सब कुछ ठीक है और अंत में एप्पल भी लिख देता है। यहाँ पर कैटी ने एक समझदारी वाली चाल चली है ताकि जेसन को पता लग जाए कि ये दोनों सुरक्षित नहीं है। अब ये लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं और इन दोनों को नहाने के लिए कहते हैं इनके सामने ही, ताकि वो उन्हें कपड़े दे सके। अब ये लड़कियां नहाती उससे पहले यहाँ पर एक शेरीफ आकर के इन पे बंदूक तान देता है। शेरीफ को देखने के बाद इनकी जान में जान आती है। ये लोग भागते हुए जाते हैं शेरीफ के पास और कहते हैं कि इनके पास बंदूक भी है, हमें यहाँ से बाहर लेकर चलो। शेरीफ 2 कदम आगे बढ़ाता है, फिर हंसने लगता है। तब हमें पता लगता है कि शेरीफ इनका रोज का कस्टमर है। जब भी ये लोग किसी लड़कियों को यहाँ पर लेकर के आते हैं तो सबसे पहले वही उनका बलात्कार करता है और आज भी वो इसी मकसद से आया है। उसे सलोन पसंद आती है, वो उसे घसीट के लेकर के जाता है कंटेनर के अंदर। वो चिल्लाती रहती है मगर वो नहीं रुकता और उसका बलात्कार करके वापस चला आता है। तब ये दोनों लड़कियां एक पास बैठ जाती हैं और एक दूसरे को समझाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो इन लड़कियों के लिए परेशान हो रहा है। लास्ट मैसेज को देखने के बाद उसने ठीक से समझाया था कि हर बार कोडवर्ड को चेंज करना है, मगर कोडवर्ड सेम है, यानी उसे लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां मुसीबत में हैं। तभी दूसरी तरफ हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनके पास एक नशेड़ी आदमी आता है। वो इन दोनों का कस्टमर है। ये आदमी साइको है। इस बार ये चुनता है केटी को, उसके साथ अंदर जाता है और उसके शरीर पे सिगरेट को बुझाने लगता है। फिर ये भी बलात्कार करता है केटी का और चला आता है बाहर। दूसरी तरफ अब जेसन को लग रहा है कि उसे कुछ करना चाहिए। वो सबसे पहले कॉल करता है फार्म में और पता करता है कि ये दोनों लड़कियां वहाँ पर आई थी या नहीं। उसे पता लगता है कि वो दोनों कभी वहाँ पर आई ही नहीं है। तब जेसन का शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों लड़कियां किसी न किसी मुसीबत में फंसी हुई है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो उन्हें ढूंढने जा रहा है। तभी हम लूकस और जेड को देखते हैं जो आते हैं केटी और सलोन के पास। उसे कहते हैं कि अभी एक ऐसा कस्टमर आने वाला है जिसकी शक्ल भी तुम लोगों को नहीं देखनी चाहिए वरना तुम लोग डर जाओगे। वो आदमी एक पागल है। इतना कहने के बाद इनके चेहरे को वो लोग ढकने लगते हैं ताकि ये लोग उस आदमी का चेहरा ना देखें। ये दोनों लड़के भी डरे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वो आदमी यहाँ पर आता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पिग का मास्क है। वो मास्क को पहन लेता है। जैसे जैसे वो इन लड़कियों के करीब आता है इन लड़कियों की भी हालत खराब हो रही है। वो उसकी शक्ल को नहीं देख पा रहे मगर उन्हें पता है कि कोई तो उनके पास आ रहा है। जब ये लड़कियां ज्यादा परेशान होती हैं तब ये लोग उसके मास्क को हटा देते हैं। उसकी शक्ल को देखने के बाद ये और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वो आदमी इनके करीब आता है और सलोन को चुन के लेकर के चला जाता है कंटेनर के अंदर। वो चिल्लाती रहती है जोर जोर से मगर वो आदमी नहीं रुकता। उसका बलात्कार करने के बाद ही बाहर आता है। तब केटी जाती है अंदर। सलोन बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा भयानक उसे सदमा लगा है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो आता है टाउन के शेरीफ के पास और उसकी मुलाकात उसी शेरीफ से होती है जिसने सलोन का बलात्कार किया था। वो आते ही कहता है मेरी भतीजी गायब हो गई है और उसकी दोस्त भी। उनका नाम केटी और सलोन है। शेरीफ समझ जाता है कि आदमी किन लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। तब वो पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग गायब हैं। तभी अपना इंट्रोडक्शन देता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जेसन कोई मामूली पुलिस वाला नहीं है। वो एक FBI एजेंट है। उसने केटी को जाने से पहले कहा था कि वो हर बार एक कोडवर्ड भेजेगी और कोडवर्ड हमेशा बदला हुआ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही केटी का आखिरी मैसेज आया उसमें कोडवर्ड सेम था। अब शेरीफ भी इन बातों को समझ जाता है। वो बातें घुमाना शुरू कर देता है कि वो लोग हर जगह पे ढूंढेंगे इन दोनों लड़कियों को और जेसन यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शेरीफ कॉल करता है बोरिस को और सारी चीजें बता देता है। इस बात को सुनते ही बोरिस आता है जेट के पास और उससे कहता है कि केट का अंकल एक FBI एजेंट है और मैं FBI वालों से पंगा नहीं लेना चाहता। इस लड़की ने हम लोगों से झूठ बोला कोडवर्ड के बारे में। सेम कोडवर्ड को मैंने दोबारा भेज दिया जबकि ऐसा नहीं करना था। केटी ने हम लोगों से झूठ बोला है। अब हम सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर FBI ने हमें ढूंढना शुरू किया तब वो बहुत ही जल्द हमें ढूंढ निकालेंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम इन दोनों लड़कियों को खत्म कर दें और इनकी बॉडीज को भी ठिकाने लगा दें ताकि उसके ट्रेसेस हमारे तक ना आए। जब ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं तब केटी इन सारी बातों को सुन लेती है। अब वो भी योजना बना रही है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं। उसने अपनी तहकीकात को शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसने दोनों लड़कियों को छोड़ा था। वो पहुंचता है कैफे में और लड़कियों की तस्वीरें दिखा करके पूछता है कि क्या तुम्हें पता है लड़कियां कहाँ गई और इनके साथ और कौन था। वो कहता है कि 2 लड़के यहाँ पर आए थे और इन दोनों लड़कियों से बात कर रहे थे। फिर उनकी गाड़ी में दोनों लड़कियां बैठ करके चली गई। वो गाड़ी के बारे में भी हर एक चीज बता देता है। तभी हम जेड और लूकस को देखते हैं जो उसी आदमी को लेकर के आते हैं जिसने सिगरेट बुझाया था केटी के शरीर पे और उसे कहते हैं कि वो इन दोनों पे नजर रखे। तब तक वो लोग चीजें लेकर के आते हैं इन्हें ठिकाने लगाने के। वो आदमी आकर के इनके सामने बैठ जाता है। तब केटी को एक आइडिया आता है। केटी सलोन को बता देती है कि ये लोग उन्हें मारने वाले हैं। वो धीरे धीरे आने लगती है नशेड़ी आदमी के पास और उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। वो आदमी भी उसके जाल में फंसने लगता है। जब वो उसके गर्दन के करीब होती है तब उसके गर्दन पे बहुत ही जोर से काटती है और वो गिर जाता है नीचे। तब वो हथकड़ियों की चाबी निकालती है और आजाद करवा लेती है दोनों। फिर ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शेरीफ आता है जो इन लोगों को ठिकाने लगाने आया था। वो चारों तरफ देखता है मगर उसे लड़कियां कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे अपने कार की आवाज सुनाई पड़ती है। वो घूम कर देखता है तब दोनों लड़कियां गाड़ी के अंदर नजर आती है जो उसकी गाड़ी को लेकर के भागे। अब शेरीफ भी परेशान है कि जितनी जल्दी हो सके इन
दोनों लड़कियों को दोबारा पकड़ना पड़ेगा। ये लड़कियां यहाँ से भाग रही हैं। भागते वक्त रास्ते में इन्हें एहसास होता है कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा इन्हें कानून नहीं दे सकता। सबसे पहले सरकार को इन्हें पकड़ने में वक्त लगेगा, फिर इनके ऊपर कार्यवाही होगी और कार्यवाही होने के बाद इन्हें बस जेल में डाला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इन्हें मौत की सजा हो सकती है। मौत भी उतनी दर्दनाक नहीं होगी जितनी दर्दनाक चीजें इन दोनों लड़कियों के साथ। फिर ये दोनों निश्चय करती हैं कि सजा तो ये खुद ही देंगे अपने हाथों से इन सारे लोगों को। वो गाड़ी को रोकती हैं एक हार्डवेयर स्टोर के सामने और अंदर से हर एक खतरनाक चीज को उठाने लगती हैं, जिसे चुभाने पे इंसानी शरीर में दर्द होता है, जैसे कि चाकू, छुरी, कीले और कांटे। वो लोग टेनिस के बॉल्स को भी रखते हैं और सारी चीजों को लेकर के आते हैं कैशियर के पास। तब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बोरिस का एड्रेस पता है, जिसके पास ब्लू रंग की गाड़ी है। कैशियर कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो जाता है इंश्योरेंस एजेंसी के पास और कहानी बनाना शुरू कर देता है कि रास्ते में वो टकरा गया था एक कार के साथ, मगर उसे पता नहीं कि कार का मालिक कौन है। वो कंपनसेशन देना चाहता है, इसीलिए उसे एड्रेस चाहिए उस ब्लू कार का। वो नंबर भी बता देता है और यहाँ के लोग उसकी कहानी पर भरोसा भी कर लेते हैं। अब जेसन के पास भी बोरिस का एड्रेस है। दूसरी तरफ हम बोरिस को देखते हैं जो अपने घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर आते ही वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां खड़ी हैं। उनके हाथ में टेनिस के बॉल्स हैं जिसमें उन लोगों ने कीड़े चुभा करके रखी है। वो एक एक करके बॉल्स को फेंकने लगते हैं बोरिस की तरफ। बोरिस अब ठीक से देख भी नहीं पा रहा। एक वक्त के बाद वो गिर जाता है जमीन पे। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसे बांध करके रखा है इन दोनों लड़कियों ने और बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर कर रही है। उसे हर तरीके की दर्द दे रही है लड़कियां। तब वो इनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया तब वो सारे पैसे मैं तुम दोनों को दे दूंगा। मगर ये लड़कियां उसकी बातों में नहीं आने वाली। तभी हम जेसन को देखते हैं जो बोरिस के घर के आगे आ चुका है और अंदर ये दोनों लड़कियां उससे सवाल जवाब कर रही हैं। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं कि जिस आदमी ने पिग मास्क पहन रखा था आखिर वो कौन है। जैसे ही इन्हें जानकारी मिलती है ये लोग एक बड़े से डंडे को उठाते हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने बहुत सारी कीले लगा करके रखी हैं। ये लोग इस पूरे डंडे को घुसा देते हैं बोरिस के पिछवाड़े में। वो जोर जोर से ऐसे ही चीखते रहता है। तभी हम देखते हैं कि जेसन अंदर आ चुका है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि दोनों लड़कियां जा चुकी हैं। उसे पता भी नहीं है कि बोरिस की ये हालत किसने की है। बोरिस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जेसन उसे लेकर के जाने लगता है। बाहर हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनके पास अब बोरिस की गाड़ी है। उसे लेकर के वो लड़कियां निकल चुकी हैं। जेसन बोरिस को लेकर के जाता है हॉस्पिटल। तभी ये लड़कियां आकर के रुकती हैं एक चर्च के सामने। तब हमें पता लगता है कि पिग मास्क पहनने वाला कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का पादरी है। दूसरी तरफ अब जेसन पहुंचता है शेरिफ के पास। तब शेरिफ उसे बताता है कि बोरिस जिंदा नहीं बचा, उसकी मौत हो गई। अब जेसन और भी परेशान हो रहा है। अंत में तंग आकर के वो केटी के फोन पे कॉल करता है। जैसे ही फोन की घंटी बजती है वो देखता है कि वो फोन किसी और के पास नहीं बल्कि शेरिफ के पास है। जेसन समझ जाता है कि शेरिफ भी मिला हुआ है और शेरिफ भी इस बात को जान चुका है कि जेसन को सच्चाई पता लग गई। वो बंदूक निकाल करके तान देता है जेसन पे। दूसरी तरफ ये लड़कियां आ चुकी हैं चर्च के अंदर। वो पादरी भी इस बात को समझ चुका है। वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो सलोन को पकड़ता उससे पहले केटी आकर के पीछे से उसके सर पे हमला करती है और पादरी गिर जाता है नीचे जमीन पे। फिर हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं कार। ये लोग कार को बहुत ही तेजी से चला रहे हैं। कार जितनी ही तेजी से चल रही है ये लोग उतना ही खुश हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये लोग कार को रोकते हैं तब हमें पता लगता है कि इन लोगों ने पीछे पादरी को बांध करके रखा था और पूरे रास्ते उन लोगों ने उसे घसीटा हुआ है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है मगर इतनी आसानी से ये लोग उसे मरने नहीं देंगे। ये लोग गाड़ी से तेल बाहर निकालते हैं और उसके पूरे शरीर पे तेल छिड़कते हैं और जिंदा जला करके निकल जाते हैं यहाँ से। पादरी की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जिसने जेसन को बांध करके रखा है अपने हाइड आउट पे। थोड़ी देर के बाद वो और दो लड़कियों को लेकर के आता है यहाँ पर और उन्हें बांध देता है, मगर वो लड़कियों के साथ कुछ करता उससे पहले यहाँ पर सलोन और केटी आ जाती है और सर पे मार के गिरा देती है शेरिफ को। अगली बार जब शेरिफ की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसे कुर्सी से बांध करके रखा है और ये दोनों लड़कियां उसके सामने हैं। इनके हाथ में एक बंदूक है। ये लोग सारी गोलियों को निकालते हैं और रिवॉल्वर के अंदर सिर्फ एक गोली को डालते हैं और एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं जिसे कहते हैं रशियन रोलेट। इन्हें पता नहीं है कि गोली कब चलेगी। ये लोग बस किस्मत आजमाइश करते हैं। पहले केटी गोली चलाती है, फिर सलोन गोली चलाती है। जब जब ये लोग ट्रिगर दबाते हैं शेरिफ की हालत खराब होती रहती है। धीरे धीरे वो माफी मांगना शुरू करता है कि उसने गलत किया है। वो कहता है कि उसे माफ कर दो। तभी केटी गोली चलाती है और शेरिफ के सर के चींथड़े उड़ जाते हैं। ये दोनों लड़कियां इन दोनों लड़कियों को आजाद करके कहती हैं कि बगल में अंकल जेसन है, उनके हाथ खोल देना। वो लड़कियां आकर के जेसन के हाथ खोलती हैं। जेसन कहता है कि तुम लोगों की मदद किसने की, मगर ये लोग नाम नहीं बताते। दूसरी तरफ हमें एक और बात पता लगती है कि जिस औरत के पास जेड और लुकस लेकर के गए थे वो उनकी माँ थी। अब ये लोग पहुंचते हैं जेड और लुकस की माँ के पास। जैसे ही वो चाय पीती है उसे एहसास होता है कि इसके अंदर लड़कियों ने ड्रग्स मिला दिया था। वो बेहोश होकर के गिर जाती है जमीन पे। अगली बार आँख खुलने के बाद वो देखती है कि वो दोनों लड़कियां उसके सामने हैं और उनके पास जेड है। ये औरत समझ जाती है कि उसके बच्चे के साथ गलत होने वाला है और ये लड़कियां वही करती हैं। वो उसकी माँ के सामने ही उसके सर के चीथड़े उड़ा देती हैं, बार बार बेसबॉल से पीट करके। ये औरत ऐसे ही चिल्लाती रहती है मगर उनके सर पे खून सवार है। जेड को मारने के बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग लुकस को
लेकर के आते हैं इस कमरे में और लुकस के सर पे बंदूक तान करके उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी माँ को मारो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। लुकस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी माँ बार बार कहती है कि मुझे मत मारो। आखिरी समय में लुकस रुक जाता है। तब केटी सीधा उसके भेजे में गोली मारती है। इस चीज को देखने के बाद उसकी माँ कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम लोगों को अमीर बना सकती हूँ, मगर इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए। ये लोग बड़ी बेरहमी से मारते हैं उसकी माँ को। लुकस को मारने के बाद उसके हाथ में इन लोगों ने बंदूक दे दिया था ताकि सबको लगे कि सबको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लुकस ही है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद हम जेसन को देखते हैं जो केटी और सलोन को ला करके छोड़ता है एयरपोर्ट पे। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क जा रही हैं। यानी सारे मर्डर के चार्जेस लग गए थे लुकस पे और इन पे किसी का भी शक नहीं आया, ना ही इन लोगों ने किसी को कुछ बताया। सबको लगता है कि सारी चीजें नॉर्मल है। और अब इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।